हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में मेरे पास दो ही टॉपिक है कराने के लिए। चैप्टर खत्म होने जा रहा है। स्पीड बढ़ाकर खत्म करेंगे तो 15 से 17 मिनट में वाइंड अप कर देंगे इसको। ठीक है जी। आओ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेल ऑर्डर हाउसेस। तो वो मोस्ट ऑफ द स्कूल में मुझे लग रहा था टॉपिक कट होगा तो मैंने कल नहीं कराया, पर मैं आज करा देता हूँ क्योंकि काफी सारे स्कूल्स में टॉपिक आ रहे हैं। आराम से सुन लेना। ठीक है जी। कुल मिला के 5 मिनट लगने चाहिए इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। 2 मिनट सामने देख लो, सब एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ मैं ही खत्म कर दूंगा। बेटा, मेल ऑर्डर हाउसेस क्या होते हैं? पुराने जमाने में इनका काम थोड़ा ज्यादा था, आज की तारीख में तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, बिल्कुल मार्केट से आउट हो चुके हैं। मेल ऑर्डर हाउसेस अपने मर्केंडाइज, अपने स्टॉक को बेचते हैं बेटा एड के थ्रू। और ये ऐड कैसे किया जाता है बेटा? ये ऐड किया जाता था न्यूज़पेपर में। ठीक है ना जी। ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं पोस्टल सर्विसेज पर। बेटा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सामान बेचा करते थे। ठीक है ना, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है मेल ऑर्डर हाउसेस। ठीक है ना जी। मेल मतलब कुछ और नहीं, चिट्ठी। ठीक है जी। और चिट्ठी वो कुछ और नहीं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू वाली बात चल रही है सारी। ये क्या करते हैं बेटा? न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं। ठीक है जी। आपने देखा न्यूज़पेपर में ऐड है, लेट्स सपोज कि सीसीटीवी कैमरा का सब्सटेंशियली रिड्यूस कॉस्ट पे ऐड डाला हुआ है। 600 रुपए का एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है, 4 का पैक 2400 में दे दे। ठीक है जी। आपको लगा ठीक है बाय कर लेना चाहिए। नीचे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए थे, आपने कॉल मिलाई। उन्होंने पूछा आप ये बता दो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है, हम वहां सामान भिजवा देंगे। आपने बता दिया जी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ये है। ठीक है जी। उन्होंने सामान भिजवा दिया। बाबू, ये तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज की तारीख में ई कॉमर्स कंपनियां इस्तेमाल करते हैं। घर पर डिलीवरी बॉय आता है, बस मेल ऑर्डर हाउसेस में बेटा घर पे कोई नहीं आ रहा। आप पोस्ट ऑफिस तक अपना सामान लेने जा रहे हो, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस बताया आपने, वहां पर एडवांस पेमेंट करोगे जैसे डिलीवरी बॉय को करते हो तो वो सामान हैंड ओवर करेगा। अब सामान में उसके बाद कमी निकले कुछ भी निकले भैया, ना डिलीवरी बॉय आज की तारीख में कुछ कर सकता, ना पोस्ट ऑफिस वाले आपकी कोई मदद कर सकते थे। ये था ये पूरा सिस्टम। ठीक है जी। लेकिन अब इस सिस्टम की बेटा बहुत सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बात करूं तो बेटा बहुत कन्वीनियंस है, क्योंकि आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस काफी लोगों के बेटा घर के काफी नजदीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं किसी के घर से भी पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर भी दूर होगा। मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी। किसी के घर से है पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर दूर? नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ठीक है जी। नहीं, वो चंबा के जंगलों में नहीं रहता ना, यहीं रहता है। तो बेटा इसलिए कन्वीनियंस है, क्योंकि आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आपको डोर स्टेप पे प्रोडक्ट मिल रहा है। कन्वीनियंस की बात है। दूसरी बात, मिडल मैन यहाँ पर भी बीच में नहीं है बेटा। सामने वाला पर्सन है और आप कस्टमर हो। ठीक है जी। चाहे वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बस वो सामान बेच रहा है और आप हो। मिडल मैन कोई नहीं है बीच में, तो एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन है, इसलिए सामान सस्ता होगा बेटा। एक ही बंदे का मार्जिन जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तीसरी बात बेटा, इंफ्रा पे पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। जैसे आज की तारीख में भैया कस्टमर को पसंद होता है अच्छे खासे शोरूम में एंट्री ले, जहां पर अच्छी खासी फर्नीचर फिटिंग हो, 24 घंटे एसी चल रहा हो। मैं तो ऐसी जगह पे शॉपिंग करने जाता हूँ, ऐसा सोचते हैं कस्टमर बेटा। लेकिन अगर खुद सोचो, अगर आप मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू सामान खरीद रहे हो, उसको कोई वेल इंफ्रा मेंटेन करना है, उसको कोई इंफ्रा मेंटेन करना है। अब क्या पता किसी घर से काम कर रहा हो, घर के भी किसी कमरे से काम कर रखा हो जिसकी हालत ही बहुत खराब हो, तो आपको क्या मतलब? आपके पास सामान आ रहा है और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है जी। पर बेटा नुकसान की भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कोई आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलेगी आपको। सामान बेच दिया उसने, खत्म। नो गारंटी नो वारंटी कुछ नहीं है। नो क्रेडिट फैसिलिटी, उधार है ही नहीं बेटा, तो बैड डेट भी कभी नहीं होने वाला। आप पहले पोस्ट ऑफिस में जाके पैसे दोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, तो बैड डेट कभी नहीं होगा उसका। आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिल रही, उधार की फैसिलिटी मिल रही, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज है, धोखा हो सकता है आपके साथ कि बेटा सामान दिखाया था कुछ और एड में, भेज दिया कुछ और, जैसे ही पोस्ट ऑफिस ने हैंड ओवर करा आपने पैसे दिए, सामान खोला कुछ और फोन नंबर बदलने में कुछ ज्यादा दिन नहीं लग रहे बेटा। सिम तोड़नी है, खत्म कहानी। ढूंढते रहो बेटा, बंदा ट्रेस नहीं हो पाता फिर। ठीक है जी। समझ में आती है बात? और बेटा एक और डिसएडवांटेज की बात कर लेता हूँ, डिलेड डिलीवरी। अब आपको पता है बेटा इंडियन पोस्ट ऑफिस विल टेक इट्स ओन टाइम। जब वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे भैया, उनका समय लेना है, जितना उन्होंने उतना लेना ही लेना है। तो ये परेशानी तो बनी रहेगी। बढ़ जाए आगे।
आओ जी बेटा, एक बार फटाफट से मैं मेरिट डिमेरिट पढ़वा देता हूँ। शुरू की तीन तीन लाइनें पढ़ना, बस यहां तक पढ़ना, या एक काम करो यहां तक पढ़ लो, ट्रेडिंग तक फटाफट से। बेटा एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहली एडवांटेज लिखी हुई है लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट? कोई अच्छी सी दुकान नहीं खरीदनी मेन लोकेशन पर, ना ही फर्नीचर फिटिंग करानी है, ऐसा कुछ नहीं है। घर से काम शुरू कर दो, बिना फर्नीचर फिटिंग के शुरू कर दो, सड़क पे ही सामान रख दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना जी? तो मेल ऑर्डर हाउसेस को इसलिए कैपिटल कम चाहिए। दूसरी बात, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, बीच में कोई नहीं है बेटा, आप बेचने वाले, कस्टमर खरीदने वाला। तीसरी बात, बैड डेट नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि सारा कैश बेचते हो। वाइड रीच, बेटा आपकी रीच उतनी है जितनी इंडियन पोस्टल सर्विसेज की है, यानी कि पूरा इंडिया आज की तारीख में। ठीक है ना जी? और फिर कन्वीनियंस, कस्टमर के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसलिए कन्वीनियंस। आगे बढ़ जाए, सब पहले ही बता चुका था लगभग। लिमिटेशन, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, कभी मिल पाओगे? कभी देखा है आपने एक दूसरे को, कस्टमर और सेलर ने? किसी ने देखा? पर्सनल टच प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। आगे बढ़ जाओ, हाई प्रमोशन कॉस्ट। अब आप सोचो ना बेटा, कंपनी का धंधा एक ही चीज पे टिका है, प्रमोशन पे, एड पे। यार रोज एक न्यूज़पेपर ऐड करना यार, इट इज नॉट अ जोक। पता है आपको कितने लाखों रुपए चाहिए? एक बार मेरे को एक ऐड देना पड़ा था, कुछ ऐसा था, 13-14 वर्ड का, बस 13-14 वर्ड थे। ठीक है जी? और 2600-2700 रुपए के लगभग दिया था मैंने दैनिक जागरण को। 2600 से 2700 रुपए, आप समझ सकते हो भैया कितना कॉस्टली होगा 12-13 वर्ड लिखने के। अब ये समझो कि आप आधा न्यूज़पेपर का आधा पेज खरीद रहे हो डेली 365 दिन के लिए, कितनी प्रमोशन कॉस्ट आपकी जेब से जाने वाली। ठीक है ना जी? उसके बाद नो आफ्टर सेल सर्विसेज बता दिया, नो क्रेडिट फैसिलिटी बता दिया, डिलेड डिलीवरी बता दिया, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज बता दिया कि धोखाधड़ी के चांसेस ज्यादा हैं, हाई डिपेंडेंसी ऑन पोस्टल सर्विसेज। बेटा ये वाली डिमेरिट मत लिखना। देखो एक तरफ तो आपने उधर बात लिखी कि वाइड रीच है आपकी, वाइड रीच मतलब पूरा इंडिया कवर कर दिया आपने, क्योंकि इंडियन पोस्टल सर्विसेज लगभग हर जगह है। यहाँ पर ये लिखता है हाई डिपेंडेंसी ऑन पोस्टल सर्विसेज की इंडियन पोस्ट ऑफिस हर जगह पे नहीं है, और आप डिपेंडेंट किस पे हो? पोस्ट ऑफिस पे, तो पूरा इंडिया कवर नहीं कर पाओगे। मतलब मेरिट बोलना चाहते हो, डीमेरिट, ये खुद ही कंफ्यूज है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। तो ये वाली डीमेरिट मत लिखना, 7 है वैसे भी, 6 बहुत है। ठीक है जी? तो इसलिए ये पॉइंट मेरिट में ही कवर रहने दो। ठीक है जी? बात समझ में आती है? एक आखिरी टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, 2 से 3 मिनट लगाएंगे और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। बाबू ये पेपर में आना चाहिए 100%, जिस मर्जी स्कूल में 100% आना चाहिए। बाबू रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। देखो बेटा, मैंने ना लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी कि बहुत सारी ना एसोसिएशन ऐसी होती हैं बेटा, जो, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशन की बात करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं, और काम ऐसे करती हैं बेटा कि व्यापारियों के साथ भी रहती हैं, और बेटा गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ भी लिंक बनाकर चलती है। कुछ बात बेटा गवर्नमेंट अथॉरिटीज की मनवाती हैं व्यापारियों से, और कुछ बात व्यापारियों की मनवाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से। जैसे कि मैं सिर्फ एक बड़ी छोटे से इंस्टीट्यूशन का नाम लूंगा, सहारनपुर व्यापार मंडल। सहारनपुर का व्यापार मंडल है, बहुत सारे व्यापारी रजिस्टर्ड है, 5,000-10,000 व्यापारी रजिस्टर्ड है, हर साल की 500-600 रुपए फीस देते हैं। ठीक है जी? बहुत सारे व्यापारी मेंबर है। साथ ही साथ बेटा ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंक बना के चलते हैं, व्यापारियों के साथ भी। अब व्यापारियों ने कह दिया कि देखो घंटा घर की सारी सड़क तोड़ दी, हमारी दुकानों के बाद सड़क तोड़ दी, हमने एक रीजनेबल टाइम दिया, सरकार बना नहीं रही सड़क। अच्छा जी, 1 महीना हो गया, 2 महीना सड़क नहीं बन रही, भाई साहब 10,000 व्यापारी इकट्ठा हो जाएंगे, धरना देना शुरू कर देंगे सहारनपुर नगर निगम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, आपको पता काम होगा। ठीक है जी? व्यापारियों की बात मनवाई, सरकार से मनवाई बात। अब कई बार बेटा सरकार भी इनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेती है कि आप सहारनपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो जी, अच्छा जी, आप महामंत्री हो जी, सर आप आओ हमारी मीटिंग में, कुछ बातें हमारी भी आप व्यापारियों से मनवा के दो। और बेटा ये भी मनवा कर देते हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जब कोविड हुआ और भयंकर फैला, उसके बाद ना एक बार तो सब कुछ बंद करा दिया गया। ठीक है ना? लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन। लेकिन पार्शली जब लॉकडाउन खोला जा रहा था, तो आपको पता दुकानें कैसे खुल रही थी? ओड इवन करके खुल रही थी, है ना? लेफ्ट हैंड साइड की दुकानें खुल रही, राइट हैंड साइड की। आपको क्या लगता है ये बातें किसने मनवा कर दी?
व्यापार मंडल ने मनवा कर दी व्यापारियों से, वरना व्यापारी कहाँ तैयार था? व्यापारी कह रहा भैया हम मर रहे, घर में खाने को नहीं है, इतने दिन से कमाया कुछ नहीं है, कैसे चलेगा घर? बेटा व्यापार मंडल ने रिक्वेस्ट कर करके व्यापारियों से बात मनवा के दी। तो बेटा कुछ बात सरकार की व्यापारियों को से मनवाई जाती है, कुछ बात व्यापारियों की सरकार से मनवाई जाती है। समझ में आता है? ठीक है जी। सेम काम अगर नेशनल लेवल पर होता है तो बेटा 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। बाबू पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आइसोचैम, प्यार से बोलते हैं आइसोचैम। ठीक है जी, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ASSO। बेटा एसोसिएटेड वर्ड से यहां से उठाया और चैम्बर से उठाया चैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक और ऑर्गेनाइजेशन है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एक और ऑर्गेनाइजेशन है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है जी, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर काम करती हैं। काम यही है बेटा, कुछ बातें सरकार की व्यापारियों से, कुछ बातें व्यापारियों की सरकार से। ठीक है जी। अब बेटा मैं 6 एग्जांपल दूंगा और फटाफट से खत्म करेंगे। पहले इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। बाबू क्योंकि ये टॉपिक आज का नहीं, कम से कम 20 25 30 साल पुराना लिखा गया, तो बहुत बातें आपको पुरानी लग सकती है, बट ठीक है ऐसे ही पढ़ना है, क्या कर सकते हैं। वो पुराने टाइम में जब हाईवेज का जाल नहीं बिछा हुआ था ना हमारे देश में, तो व्यापारी बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि फिकी को, CII को, जिनके भी मेंबर थे, कि आप सरकार के सामने बात रखते क्यों नहीं हो कि अगर हमें एक अपनी स्टेट से गुड्स दूसरी स्टेट में ही मूव कराना है तो हम कितनी परेशानी फेस करते हैं, गुड्स डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है ना जी, ऐसा कोई हाईवे नहीं है, ऐसे कोई रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो आपको बता देता हूँ बेटा, एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही फिक्की की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंसमेंट की थी कि मैं ये हाईवे बनवा के दूंगा, कोई पर्टिकुलर हाईवे की अनाउंसमेंट की थी। तो बेटा सरकार की, देखो ये बात व्यापारियों की सरकार से मनवा कर दी गई कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू करा दिया, लेकिन सरकार ने भी कुछ शर्त रख दी कि हम हाईवे तो बना देंगे, पर हाईवे की कॉस्ट निकालने के लिए हमें भी कुछ टैक्सेस चाहिए। तो सरकार ने रिक्वेस्ट करी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से, फिकी CII से, कि आप हमें ऑक्ट्रॉय दिलवाओ या कुछ और टैक्सेस दिलवाओ, हमें लोगों से टोल टैक्सेस दिलवाओ। और बेटा ये बात फिकी ने व्यापारियों से मनवाई कि हम ऑक्ट्रॉय दिलवा देंगे या कुछ और टैक्सेस आपको दिलवा देंगे। ठीक है जी, एक बात उनकी तो एक बात उनकी। ठीक है जी, व्यापारियों ने एक और रिक्वेस्ट लगाई कि सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर और वैट के स्ट्रक्चर में हार्मोनाइजेशन नहीं है। हार्मोनाइजेशन मतलब वही यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा करवाओ। तो भैया फिकी और CII ने मांग रखी सरकार से कि एक जैसा करो, और आज की तारीख में जैसा हो गया कि नहीं हो गया? GST आने के बाद यूनिफॉर्मिटी हो गई। तो ये दिख रहा है कि व्यापारियों की बात भी सुनी जाती है। 3 बातें डन, समझ में आई बात? उसके बाद आगे बढ़ाओ जी बात, 4th हेडिंग मत करना, मैं मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हेडिंग को बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है जी, लेकिन एक बात सरकार ने भी कह दी कि हमें एक्साइज ड्यूटी चाहिए। और इंडिया में बेटा पुराने जमाने में जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ये बात फिकी और CII ने व्यापारियों से मनवाई कि अगर सरकार आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है, आप भी सरकार को टैक्स दे दो, क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार चलेगी तो पैसों पे। 4 बातें डन। अब 2 बातें बचती हैं, वेट एंड मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड। बाबू आप अगर एक अच्छे व्यापारी हो, एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप कभी नहीं चाहते हो आपके प्रोडक्ट की कॉपी क्रिएट हो जाए। और कितना इंडिया में आम हो गया, लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा ये नाइकी की फर्स्ट कॉपी है। अबे सीधा बोल, डुप्लीकेट है। फर्स्ट कॉपी क्या होता है? ये फर्स्ट कॉपी क्या होता है? अपने आप को कवर कर रहे हो। मानते हो ना ये बात गलत है ना बेटा? इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में कानून पास किया, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अगर बेटा कोई दूसरे ब्रांड का डुप्लीकेट ब्रांड क्रिएट करता है तो बेटा पनिशमेंट मिलती है उस लॉ। क्लियर है बात? ऐसे ही बेटा एक और लॉ भी है, वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। अब क्लास 11th में आपको इन चीजों के भी समझनी है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं आपसे। अगर कोई चीज इंडिया में नाप कर या तोल कर बिकती है, मान लो कोई पैक्ड प्रोडक्ट है, आपने खरीदा, पीछे लिखा हुआ है 500 ग्राम। ठीक है जी, लेट्स सपोज कि आप कोई पीनट बटर खरीद के आते हो, उस पर लिखा है 500 ग्राम। ठीक है जी, कभी तोला हमने ऐसे? हम शक नहीं करते, पूरा विश्वास करते हैं, इंडियंस हैं। अच्छा, क्या हो अगर आपने तोला और 400 ग्राम निकला? क्या करोगे? पुलिस में जाओगे कंप्लेन करने इस बात की? बेटा स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट है 1976, वो पनिशमेंट देगा बेटा कंपनी को, वो आपको कंपनसेशन दिलवाएगा। इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट नाप कर बिकता है या तोल कर बिकता है
अगर बाद में वो अंडर वेट या अंडर मेजर पाया जाता है तो पनिशमेंट स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट में मिलती है। ये भी व्यापारियों ने सरकार से कह के लॉ बनवाया था। 5 बातें समझ में। एक आखिरी बात, लेबर लेजिस्लेशन। वैसे इस चीज को बड़े शिद्दत से चाहते हैं व्यापारी, पर हो कुछ नहीं रहा। इंडिया में ना बेटा लेबर लॉ बड़े स्ट्रिक्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी समझाने की कोशिश की थी बेटा। एक क्लाइंट है मेरे भगवानपुर में, उनकी फैक्ट्री है, ठीक है ना जी। उनकी लेबर का एक लीडर है और लगभग 25-30 लेबर उनके यहाँ काम करती है। एक शाम लड़ाई होगी मालिक की लेबर के साथ, ठीक है जी, उसी हेड के साथ। उसने क्या किया, रात को ही बिजली बंद कर दी, पूरी रात काम नहीं होने दिया। मालिक सुबह आया कि जी कितना प्रोडक्शन हुआ, तो जवाब दिया लेबर ने, जी प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसने लाइट बंद कर दी थी, लाइट ही नहीं खोल रहा था, तो पूरी रात नहीं चलने दिया काम। अच्छा जी, बड़ी बहसम बिसाई। मेरे पास कॉल आया, जी आप तुरंत पहुंचो जरा एक बार फैक्ट्री में। मैं चला गया, मैंने देखा कि क्या मैटर है, समझ में आया मैटर। भगवानपुर के लिए जो लेबर कोर्ट बैठती है वो हरिद्वार बैठती है। हम तुरंत हरिद्वार के लिए निकले, मतलब मेरा क्लाइंट और मैं, ठीक है जी। वहां पर 2-4 वकीलों से डिस्कस किया, लेबर कोर्ट में बैठे हुए 2-4 ऑफिसर से डिस्कस किया, तो उन्होंने पता क्या सजेशन दिया, सब चुपचाप वापसी पहुंच जाओ, ठीक है ना। लेबर लॉ इतने स्ट्रिक्ट है कि आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे, वो आपके खिलाफ सब कुछ कर पाएगा। सर लेबर को निकालना ही आसान नहीं है इंडिया में। पता क्या होता है, हम छोटी मोटी दुकानें चला रहे होते हैं, हमें लगता है कभी भी लेबर को अपॉइंट कर दो, कभी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होती। सर एक बार लीगल तरीके से चल दो, सब पता लग जाएगा कितनी दिक्कत होती है। इंडिया में लेबर को रिट्रेंच करने पर भी कंपनसेशन देनी पड़ती है सही तरीके से, तो लेबर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोलते हैं। रिट्रेंचमेंट मतलब जॉब से निकालने की कंपनसेशन, ठीक है जी। इतना आसान नहीं है, ठीक है जी। छोटी मोटी दुकान चलाने वाले को नहीं आइडिया कभी भी, मैं बता रहा हूँ, कंपनी चला के देख लो, बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। किसे कहते हैं, लेबर लॉ, ठीक है ना जी। इसी वजह से बेटा व्यापारी बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इस लेबर लॉ को रिलैक्स कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, ठीक है जी। लेकिन इंडिया में अभी भी ये लॉ बड़े स्ट्रिक्ट है, रिलैक्स नहीं हुए। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।